स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सनील एकेडमी में। तो आज जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। उसी में जो है पहला प्रश्न दे रखा है कि जलादि में कौन सा समास होगा। तो इसमें जो समास होगा वो होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कैसे होगा उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जलादि का जो समास विग्रह होता है वो होता है जल को धारण किया हुआ। जल को धारण किया हुआ। तो यहाँ पर देखिए कि को जो है विभक्ति आई है और को विभक्ति कर्म तत्पुरुष समास में आती है, इसलिए इसमें कर्म तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन में कर्म तत्पुरुष समास नहीं दे रखा है, लेकिन कर्म तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद होता है, इसलिए इसका सही उत्तर तत्पुरुष समास होगा। अन्य ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जो होता है उसमें पहला पद जो होता है और दूसरा पद, उसमें विशेषण और विशेष का संबंध होता है। विशेषण विशेष का संबंध होता है, या कह लीजिए उपमान उपमेय का संबंध होता है। उपमान उपमेय का संबंध होता है, कर्मधारय समास कहते हैं। सी ऑप्शन है अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव जो होता है उसका पहला पद जो होता है वो होता है प्रधान होता है या अवयव होता है। वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। जैसे कि अव्ययीभाव समास का जो उदाहरण है वो है यथाशक्ति। ऑप्शन डी में दे रखा है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास में जो पहला और दूसरा पद दोनों प्रधान होते हैं। दोनों क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। जैसे कि माता और पिता, माता पिता दोनों जो पद होते हैं या तो वे दोनों विशेषण होंगे या संज्ञा होंगे। या तो वे विशेषण होंगे दोनों पद या संज्ञा होंगे। तो यहाँ पे वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 कहता है कि निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा जो है ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से छूट गया है। यहाँ पे लिखा होना चाहिए पद आसन है जिसका, ये यहाँ पे होना चाहिए समास विग्रह के बाद। तो ये समास विग्रह किसका होता है? पद आसन है जिसका। तो इसका सही उत्तर होगा सरस्वती। सरस्वती जो है उसका ये समास विग्रह है। पद आसन है जिसका किसको कहते हैं? सरस्वती जी को। और एक चीज़ की यहाँ जो पद समास विग्रह है इसमें क्या होगा? बहुब्री होगा। बहुब्री समास इसमें होगा। बहुब्री समास इसमें होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। तो क्रोध का पर्यायवाची होगा अमर्ष। अमर्ष इसका सही उत्तर है। वैमनस्य का जो है वो शत्रुता होता है। वैमनस्य का शत्रुता होगा। भीत जो है डर का पर्यायवाची तथा संताप दुख का पर्यायवाची होगा। ये जो है ये दुख का, संताप जो है दुख का पर्यायवाची होगा। भीत जो है वो डर का होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4।
प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? आवागमन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा अवगामन। यहाँ पे थोड़ा सही कर लेंगे, यहाँ पे होना चाहिए अवगाहन। अवगाहन, अवगाहन का जो समानार्थी होगा वो होगा छानबीन। इसके जो अन्य समानार्थी होंगे वो होंगे चिंतन, मनन, मंथन, अन्वेषण, डुबकी लगाना। ये सारे इसके जो है अन्य समानार्थी होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 कहता है उक्त शब्द का विलोम क्या होगा? उक्त शब्द का, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुक्त। और यहाँ पे दे रखा है जो उपयुक्त, इसका जो विलोम होता है अनुपयुक्त। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 क्या दे रखा है? पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, परवर्ती। पूर्वज जो है इसका होगा अग्रज विलोम, अग्रज। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 दे रखा है इनमें से तद्भव शब्द जो है बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कपास। कपास जो है वो तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है वो होता है करपास। करपास इसका तत्सम शब्द होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8। तो प्रश्न संख्या 8 जो है वो क्या कहता है? निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत उगम यानी जो सही है वो बताना है इसमें। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा पर्रेंक या पलंग। पर्रेंक या पलंग, पर्रेंक या पलंग इसका सही उत्तर होगा। घोटक घड़ा जो दे रखा है, तो घोटक जो है इसका होता है घोड़ा, ना कि घड़ा। इसका सही जो तद्भव होता है वो घोड़ा होता है, ना कि होता है घड़ा। घट जो है घट जो है घट का घड़ा होता है तद्भव। इधर ये तत्सम है, ये तद्भव है। तो घट का घड़ा होता है। सत्य का जो तद्भव होगा वो होगा सच। सत्तु जो लिखा है सत्तु ऑप्शन नंबर बी में, उसका जो है वो सत्तु होता है तद्भव। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 9। भूधर्व का संधि विच्छेद। तो यहाँ पे भूधर्व का संधि विच्छेद बताना है कि क्या होगा। सही कर लीजिए थोड़ा इसको, इस प्रकार से भूधर्व लिखा जाएगा। तो इसका सही जो संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो है दीर्घ स्वर संधि होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। क्योंकि भू जब ये लिखा गया है तो यहाँ पे बड़ा ऊ का मात्रा लगा है, बड़ा ऊ, और सामने छोटा ऊ है, तो ये मिलके बड़ा ऊ हो जाएगा। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? समान स्वर जो है मिलकर संधि बन करते हैं। तो जैसे कि छोटा आ प्लस छोटा आ यानी बड़ा आ,
छोटी ई प्लस छोटी ई या बड़ी ई मिलके क्या बनाते हैं, बड़ी ई। यहाँ पे छोटा आ प्लस छोटा आ या बड़ा आ, दोनों मिलके बड़ा आ बनाते हैं। इसी प्रकार से ऊ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ, दोनों मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं। तो ये जो जहाँ पे होगा वहाँ दीर्घ स्वर संधि होगी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 10, नीरस में संधि प्रकार है। तो नीरस में कौन सी संधि है, तो इसमें होगी विसर्ग संधि, क्योंकि जो इसका विच्छेद होगा वो होगा नीरस, नी प्लस रस, इसी से ये बना है नीरस। देखा आपने कहाँ विसर्ग का जो है बात हुई है, विसर्ग संधि होगी। विसर्ग संधि के अन्य उदाहरण होंगे निरोग, नी प्लस रोग बराबर निरोग। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अप्रत्याशित। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है कि जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो, जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो, तो उसके लिए एक शब्द है छिद्रान्वेषी। आलोचक किसे कहते हैं, जो किसी के गुण दोषों की आलोचना करता हो, किसकी गुण व दोषों की आलोचना करता हो, जो किसी के गुण या दोषों की आलोचना करता हो उसे आलोचक कहते हैं, और जो दूसरों में बुराइयां खोजता है उसे छिद्रान्वेषी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, रेवड़ी मुहावरे का अर्थ। यहाँ पे थोड़ा जो है सही करना होगा कि यहाँ पे लिखा है अंधा बाटे रेवड़ी, अंधा बाटे रेवड़ी मुहावरे का अर्थ। तो अपने को लाभ पहुँचाना, यानी अपनों को लाभ पहुँचाना इसका सही उत्तर होगा, अंधा बाटे रेवड़ी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, चिकना घड़ा होना का क्या तात्पर्य है। तो चिकना घड़ा होना का मतलब होता है निर्लज्ज होना, चिकना घड़ा होना का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य बताइए। तो 15 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका जो है आंसर होगा। इसका जो सही वाक्य होगा वो होगा हम आपका आभार मानते हैं। यहाँ पे हम लोग जो लिखा है ये गलत है। प्रश्न संख्या 16, किस वाक्य में वर्तनी असंबंधी अशुद्धि है। तो यहाँ पे देखिए कि आशीर्वाद में जो है गलत लिखा हुआ है, आशीर्वाद इस प्रकार से लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो संचालक इसमें पुल्लिंग शब्द है। संचालक का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है संचालिका, संचालिका जो है स्त्रीलिंग है, बाकी ये तीनों शब्द जो है स्त्रीलिंग है। प्रश्न संख्या 18, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है। तो ये सदैव एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है। हर कोई एक वचन के रूप में सदैव प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 19,
मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ। वाक्य में रेखांकित पद में कारक, तो यहाँ पे दूध पर रेखा है, दूध को बताना है कि क्या है, तो इसमें होगा कर्म कारक। दूध में कर्म कारक है, वह कारक जो क्रिया को प्रभावित करे उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक। इसका कारक जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, को होता है। आपने पढ़ा होगा ना कि कर्ता ने कर्म को। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अक्षुण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 21। अशुद्ध वर्तनी बतानी है, तो इसमें अशुद्ध वर्तनी होगा मैथिली शरण गुप्त, जो है यह गलत लिखा हुआ है, यह ऐसे लिखा जाएगा मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 22। गौ जो लिखा है गो का अर्थ नहीं है, तो गो का अर्थ ये ऑप्शन नंबर डी गज नहीं होगा। बाकी गाय, नदी, इंद्री ये गो के अर्थ के रूप में देखे जा सकते हैं। गो के जो अन्य जो अर्थ आते हैं वो होते हैं वाणी, पृथ्वी, चंद्रमा, घोड़ा, गोदावरी, इन सब के लिए भी गो शब्द का प्रयोग होता है। तो आपने देखा कि हमने जो है आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो है सॉल्व किया और आसानी से जो है समझा है। आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।